हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइम में। अपने पिछले वीडियो में ध्वनि पढ़ रहे थे। ध्वनि क्या है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, आवृत्ति के आधार पर अपने उनका वर्गीकरण पढ़ा था। ध्वनि का संचरण कैसे होता है और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके बारे में अपने पढ़ा था। इसके साथ साथ ध्वनि का आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, इनके बारे में पढ़ा। तरंग वेग पढ़ा अपने। इसके अलावा अपने क्या पढ़ा, ध्वनि की जो अपने पास अभिलक्षण है उनके बारे में अपने पढ़ा था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे प्रबलता है, तीव्रता भी कहते हैं प्रबलता को। तीव्रता और प्रबलता के बारे में अपने पढ़ा था। इसके अलावा अपने क्या पढ़ा था, तारतम पढ़ा था। तारतम से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का जो मात्रक है, मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा गुणता पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन क्या है? ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगे जो है किसी ठोस या द्रव से टकराकर ठीक उसी प्रकार वापस लौटती है जिस तरह से अपने दीवार पर गेंद को टकराते हैं तो वो गेंद क्या है, दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। मतलब ध्वनि तरंगे जब किसी ठोस माध्यम पर आपतित होती है तो उससे क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, यानी उससे टकराकर वापस अपने पास पहुंचती है। ये घटना क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहलाती है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरह से प्रकाश तरंगों का परावर्तन होता है, परंतु दोनों में अंतर है। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के परावर्तन में अंतर है। क्या अंतर है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े पृष्ठों की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि तरंगे जो है वो छोटे पृष्ठों से परावर्तित नहीं होती, जबकि प्रकाश तरंगे जो है वो किसी भी छोटे पृष्ठ से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है कि जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जिसको अपने कहते हैं, तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर से लेकर 1 मीटर की कोटि की होती है। 1 मीटर से लेकर 0.1 मीटर से 1 मीटर की कोटि की होती है, जबकि प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10⁻⁷ मीटर की कोटि की होती है। यानी ये मोटा सा डिफरेंस है इनमें। तो इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है, किसकी तुलना में? ध्वनि की तुलना में। इसलिए इसका परावर्तन, मतलब प्रकाश तरंगों का परावर्तन, ये प्रकाश की बात कर रहा हूं मैं, प्रकाश तरंगों का जो परावर्तन होता है वो छोटे से पृष्ठ से हो जाता है, जबकि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े पृष्ठों की आवश्यकता होती है और बड़े पृष्ठ से ही ध्वनि तरंगे जो है वो परावर्तित हो सकती है। ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। जिस तरह से प्रकाश तरंगों में परावर्तन के नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। क्या क्या नियम है? 2 नियम है परावर्तन के। नंबर 1, आपतन कोण का जो मान होता है, आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण को I से लिख दें, परावर्तन कोण को R से लिख दें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, I इज इक्वल टू R होता है। सेकंड जो है अपने पास क्या होता है, आपतित किरण यानी आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा अभिलंब। ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपने पास परावर्तन के 2 नियम हैं। सिंपल सा अपने इसका अगर एक प्रयोग करके देखना चाहें कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन कैसे होता है तो अपने इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अपने पास एक टेबल है, मेज है। इस मेज पे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड लगा देते हैं अपने,
ये कार्डबोर्ड लगा दिया। इसके बीच में एक बिंदु ले लेते हैं। अब दो समान लंबाई की पाइप लेते हैं, समान लंबाई की दो पाइप ले लेते हैं। एक पाइप को इस तरह से रख देते हैं और इस पाइप के पास एक घड़ी रख देंगे। इस पाइप के पास एक घड़ी रख दी। दूसरी पाइप को अपने इधर ले लेंगे इस तरफ, और इस पाइप के पास क्या करेंगे, कान लगाएंगे अपने। यहां अपने क्या करेंगे, कान लगाएंगे। कान लगा के दोनों की समान लंबाई लेंगे, कान लगाएंगे और इस पाइप को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि इस घड़ी की टिक टिक अपने को अधिकतम सुनाई दे। जिस समय अपने को ये टिक टिक अधिकतम सुनाई देगी उस समय ये आपतित किरण हो जाएगी, तरंग हो जाएगी, आपतित ध्वनि तरंग, ये परावर्तित ध्वनि तरंग। और अपने ये अगर कोण नापेंगे इन दोनों को, ये कोण I और ये कोण क्या होगा R, और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक नियम ये सिद्ध हो जाता है। दूसरा, ये आपतित तरंग है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित तरंग है, तीनों एक ही तल में स्थित है। तो दोनों नियमों का सत्यापन हो जाता है। अपने को ध्यान रखना है, परावर्तन के दो नियम, आपतित कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये था ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अब आता है अपने पास प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या है, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि जब अपने पास किसी उचित परावर्तक पृष्ठ, उचित परावर्तक पृष्ठ का मतलब फिर यहां वही है, उचित परावर्तक पृष्ठ क्या है? उचित परावर्तक पृष्ठ क्या है? उचित परावर्तक पृष्ठ, उचित परावर्तक पृष्ठ का मतलब यह है कि पृष्ठ का आकार बड़ा होना चाहिए। जैसे कोई इमारत है या कोई पहाड़ी है, किसी इमारत या पहाड़ी के पास खड़े होकर अगर अपने जोर से चिल्लाएं या फिर ताली बजाएं तो कुछ समय पश्चात वही ध्वनि अपने को वापस प्राप्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी उचित परावर्तक पृष्ठ, कोई इमारत हो सकती है या फिर कोई पहाड़ी हो सकती है, उसके पास अगर अपने जोर से चिल्लाते हैं या जोर से ताली बजाते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होगी, वही ध्वनि अपने पास वापस आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि की जो संवेदना होती है, ध्वनि की संवेदना जो होती है वो मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक रहती है, 0.1 सेकंड तक रहती है। इसलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह जरूरी होता है कि प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि में समय अंतराल जो है वो कम से कम अपने पास 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अगर समय अंतराल इससे कम है तो फिर अपने को प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो सिंपल सा अपने पास है कि अपने को अगर प्रतिध्वनि सुननी है तो मूल ध्वनि तथा जो प्रतिध्वनि है इनके मध्य समय अंतराल जो है वो अपने पास क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो अब इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो स्रोत से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो अपने उस चीज को ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की जो चाल है, वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 344 मीटर है। और अपने कहते हैं कि अपने को अगर प्रतिध्वनि सुननी है तो समय अंतराल अपने पास क्या होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो 0.1 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी अपने पास आ जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा, 34.4 मीटर आ गया। आगे बात समझ में? ये कौन सी दूरी है? अब देखिए, ये अपने पास स्रोत है,
ये अपने पास ध्वनि का स्रोत है और ये अवरोधक है, ये अवरोधक है। अपने कह रहे हैं कि ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 34.4 मीटर है। इसका मतलब ये है कि ध्वनि यहां से चली, यहां पहुंची, यहां से ये वापस आई, यहां पहुंची, तो ये टोटल दूरी होगी 34.4 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा जो अपने पास अवरोधक है उसके बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? स्रोत व अवरोधक के बीच की दूरी, अवरोधक के बीच की दूरी, बीच की दूरी अपने पास इसकी आधी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, यहां से यहां पहुंची और वापस आई, ये टोटल दूरी है अपने पास ये, तो अपने पास इसकी आधी 17.2 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास कि अपने पास क्या है, अगर ये वेग है ध्वनि का तो इस वेग की प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और अवरोधक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। देखिए प्रतिध्वनि कई बार क्या होता है, बार बार परावर्तन होता है। जब ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है तो अपने को क्या होता है, बहुल परावर्तन के कारण भी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, बादलों की गड़गड़ाहट अपने को काफी समय तक सुनाई देती रहती है, क्योंकि बादलों से जब ध्वनि अपने तक पहुंचती है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल, अवरोधक जो है वो मार्ग में आते हैं और उनसे टकराते हुए अपने पास क्या होता है, प्रतिध्वनि आती है। तो उसके कारण अपने को काफी देर तक वो गड़गड़ाहट जो है वो सुनाई देती रहती है। ये बात क्लियर है। अब अपने पास आता है एक और गुण है इसका, ध्वनि का, अनुरणन। अनुरणन, अनुरणन क्या चीज है? देखिए किसी बड़े हॉल में जब ध्वनि स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो हॉल की दीवारों से, छत से और फर्श से बार बार उसका क्या होता है, परावर्तन होता है और वो परावर्तित तरंगे जो है वो अपने तक पहुंचती है। उससे क्या होता है कि अगर हॉल में जो ध्वनि स्रोत है उसको बंद कर दिया जाए, हॉल में जो ध्वनि स्रोत है उसको अपने बंद कर दें, अगर ध्वनि स्रोत को बंद कर दें, ध्वनि स्रोत को बंद कर दें, बंद करने के बाद भी अपने को ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी किसी हॉल में ध्वनि का सुनाई देना जो है वो क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शोर। शोर किसे कहते हैं? शोर, शोर क्या है? नॉइस जिसको अपने बोलते हैं। व्हाट इज नॉइस? शोर क्या है? देखिए ध्वनि की अवांछित तीव्रता जो होती है, ध्वनि की अवांछित तीव्रता जिसको अपने नहीं चाह रहे, अवांछित तीव्रता जो होती है उसे क्या कहा जाता है, शोर कहते हैं। तो ध्वनि की अवांछित तीव्रता जो होती है, तीव्रता शोर कहलाती है, शोर कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या किया, 1970 में ये मान लिया कि ध्वनि जो ये शोर है वो भी एक ध्वनि प्रदूषण है। मतलब ध्वनि का जो शोर हो रहा है इसे भी उसने किसकी श्रेणी में मान लिया, प्रदूषण की श्रेणी में मान लिया। यानी शोर को किस श्रेणी में मान लिया गया, ध्वनि की जो तीव्रता है, अवांछित तीव्रता, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970 में किस कैटेगरी में रख दिया, प्रदूषण की कैटेगरी में रख दिया, जिसको अपने ध्वनि प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, यातायात के जो साधन है, शहरीकरण है, इनकी वजह से क्या है, दिन प्रतिदिन ध्वनि की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है और ये शोर उत्पन्न होता जा रहा है। अब अपने पास आता है कि इस शोर को कम कैसे करें, क्योंकि अपने नहीं चाहते कि शोर हो। शोर की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इसकी परिभाषाएं भी दी है। अपने एक परिभाषा के बारे में बात करते हैं, जे टिफिन ने
ध्वनि का जो अवांछित तीव्रता है, तो उसके बारे में एक परिभाषा दी है कि वह अवांछित ध्वनि जो मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है और उसकी कार्य क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है, उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो इस तरह से इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से मोटे रूप में यह है कि ध्वनि की अवांछित तीव्रता ही क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। तो शोर को नियंत्रित कैसे किया जाए, ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे करें? ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए? देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देखिए, ध्वनि जो है वो व्यक्तिगत भी है, सामुदायिक भी है। तो ध्वनि के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने को कैसे प्रयास करने होंगे? अपने को व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे, यानी व्यक्तिगत, सामूहिक और शासकीय सभी स्तरों पर प्रयास करने पड़ेंगे। यानी ध्वनि के प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक या सामूहिक बोल सकते हैं, शासकीय, ये प्रयास करने पड़ेंगे। व्यक्ति विशेष को भी ये प्रयास करना पड़ेगा कि ध्वनि उत्पन्न न हो, शोर उत्पन्न नहीं हो, ध्वनि उत्पन्न हो लेकिन शोर उत्पन्न न हो। समुदाय विशेष का भी ये है कि शोर उत्पन्न नहीं हो। और शासकीय भी इस तरह से अपने इसको नियंत्रित करते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि ध्वनिक स्रोत जो है वहीं से अपने को इसको प्रदूषण से बचाना है। ध्वनि का जहां से अपने पास क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, वहीं अपने उसकी तीव्रता को नियंत्रित कर दे ताकि ये समस्या ही उत्पन्न न हो। तो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए एक सिंपल सा अपने प्रयास ये कर सकते हैं कि सड़क के किनारे पर, सड़कों के किनारों पर अपने को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हरे वृक्ष जो होते हैं, हरे वृक्ष क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को 10 dB से लेकर 15 dB तक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी 10 dB से 15 dB की कमी कर देते हैं जो हरे वृक्ष हैं। इसी तरह से शहरों में भी क्या है, शहरों में भी वृक्षारोपण होना चाहिए जिससे ध्वनि की तीव्रता को कम किया जा सके, मतलब शोर से छुटकारा पाया जा सके। दूसरा अपने क्या कर सकते हैं, दूसरा अपने पास क्या है कि जो यातायात के साधन है, यातायात के साधनों में क्या करना चाहिए, जो इंजन है उन इंजनों की लगातार मरम्मत होनी चाहिए, लगातार मरम्मत होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे इंजन विकसित किए जाएं कि जो शोर कम उत्पन्न करें। इस टाइप के इंजन अपने को विकसित करने होंगे जिससे शोर क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब ध्वनि की तीव्रता कम उत्पन्न हो। तीसरा अपने पास क्या है कि शहरों को इस तरह से बसाया जाए, शहरीकरण जो है, शहरीकरण एक नियोजित ढंग से होना चाहिए। नियोजित ढंग से जब शहरीकरण होगा तो उससे भी ध्वनि की तीव्रता में कमी आएगी। तो इस तरह से अपने ध्वनि के प्रदूषण से बच सकते हैं, मतलब इसमें कमी ला सकते हैं। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत ही, जिस तरह से वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसी तरह से ये भी बहुत ही घातक प्रदूषण है। क्योंकि इससे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं मानव जीवन पे, पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, सभी पर इसका इफेक्ट होता है। लेकिन ये इफेक्ट क्योंकि धीरे धीरे होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा अपने अवेयर नहीं है और अवेयर होने की अपने को आवश्यकता है। तो ये था अपने पास ध्वनि। इस टॉपिक से संबंधित आपको नोट्स जो हैं वो PDF के फॉर्म में, इस टॉपिक के जितने भी नोट्स हैं वो PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।